नमस्कार दोस्तों। आज हम भाग 6 शुरू कर रहे हैं संविधान का। भाग 6 राज्यों के बारे में बात करता है कि राज्य का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने संविधान के 5 भाग पढ़ चुके हैं। पहला भाग प्रारंभिक भाग था, जो आपको बताता है कि संघ कैसा होगा, संघ के अंदर कैसे राज्यों को शामिल करेंगे। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। भाग 3 आपको बताता है कि मूल अधिकार के बारे में। भाग 4 आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। भाग 4 मूल कर्तव्य पढ़ते हैं संविधान में। भाग 5 में संघ का स्ट्रक्चर पढ़ा, केंद्र कैसा होगा। आज शुरू करते हैं भाग 6 से, राज्य कैसा होगा। राज्य में का पहला अध्याय आपको राज्य शब्द की परिभाषा बताता है। इससे पहले भी राज्य शब्द की परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी। सॉरी, हाँ, आर्टिकल 12 में पढ़ी थी राज्य शब्द की परिभाषा। उसके अलावा आर्टिकल 36 में पढ़ी थी। अब आर्टिकल 152 में भी राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है। तो आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। राज्य क्या होता है? राज्य वही है जो प्रथम अनुसूची में बता रखे हैं, वह सभी राज्य हैं। परंतु आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा नहीं है। तो आपको 4 जगह राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है संविधान में। चारों जगह के आर्टिकल याद करके रखने कहाँ कहाँ पर दी गई है। ठीक है, अभी तक 3 बार आ चुकी है, आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में और आर्टिकल 152 में। उसके बाद 153 से राज्यपाल का पद शुरू हो जाता है। कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 2 शुरू हो जाता है कार्यपालिका। क्या होती है कार्यपालिका, कैसे काम करती है कार्यपालिका, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। कैसे होता है कि जैसे हमने संघ पढ़ा था, संघ में जो कार्य राष्ट्रपति का होता है वैसा का वैसा ही कार्य राज्य में राज्यपाल का होता है। वहाँ संघ का कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो सेम प्रोविजन है संघ के और राज्य के। स्ट्रक्चर सारा के सारा मिलता, थोड़ा बहुत अंतर है, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कहाँ पर और क्या अंतर है। आर्टिकल 153 बात करेगा राज्यों के राज्यपाल का। यह कह रहा है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु एक बात कही इसने कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसको 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो यह आर्टिकल मना नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान का भी राज्यपाल हो सकता है, अदर किसी राज्य का भी हो सकता है। पहले ये प्रोविजन नहीं था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जब राज्यों का पुनर्गठन किया तब यह परंतु के रूप में, किंतु डाला हुआ है, ये परंतु के रूप में जोड़ा गया। आर्टिकल 154 बात करता है संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। वहाँ राष्ट्रपति में निहित थी केंद्र में, यहाँ राज्यपाल में निहित होगी। और उस शक्ति का प्रयोग या तो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि वो अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ, या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वहाँ राष्ट्रपति के पास स्वयं करने का कोई भी उपबंध नहीं था, वो अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। और अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब होता है मंत्रिमंडल के द्वारा अपनी शक्तियों का यूज करते हैं। मंत्रिमंडल उनको सिफारिश करता है, उन्हीं सिफारिश को के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। चाहे सत्र कब बुलाना हो, किसी की नियुक्ति करनी हो, सब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा, उसी के लिए अधीनस्थ अधिकारियों शब्द का उपयोग हुआ है। पर स्वयं कहाँ पर करता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू के दौरान, आरजेएफ जेलो वगैरह का इंटरव्यू आप देते हो आरएस का, तब आपसे पुटअप कर लिया जाता है। देखो, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति कहाँ पर है, राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कैसे करेगा, स्वयं अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं कैसे करेगा बिना मंत्री की सिफारिश से। आर्टिकल 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा।
तो इस दौरान कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए, ये सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल मंत्रिमंडल से बिल्कुल भी नहीं पूछता कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। वह स्वविवेक से देखता है कि क्या राज्य संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रहा है, क्या केंद्र के निर्देशों को जहाँ जहाँ मानने की बाध्यता उनका पालन कर रहा है, क्या इस संविधान का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा। उन चीज़ों को देख के वह स्वयं फैसला लेता है और सिफारिश करता है कि 356 में प्रतिवेदन देता है। प्रतिवेदन में सिफारिश होती है कि राज्य संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो 356 में जो सिफारिश करता है, प्रतिवेदन देता है, वो विवेकाधिकार शक्ति होती है, किसी के अधीन वो फैसला नहीं होता। किसी भी दल को अगर विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, कांग्रेस के मान लो 80 सीट आ गई, बीजेपी के भी 80 सीट आ गई, और छोटे मोटे दल थे किसी के 5 किसी के 10 ऐसे सीटें आ गई, 100 सीटों का बहुमत, 101 का बहुमत होता है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें किसी के भी नहीं आई, तब राज्यपाल स्वविवेक से अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। पर नियुक्त करेगा तो उसको 1 महीने के अंदर उस विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना ही पड़ेगा। यह जजमेंट के द्वारा फैसला आया हुआ है। 1 महीने का मैक्सिमम पीरियड दे सकता है, हालांकि वो अपने स्वविवेक से 10 दिन 15 दिन दे देता है, बाकी 1 महीने का मैक्सिमम पीरियड दे सकता है बहुमत साबित करने के लिए। पर इसका फायदा ये होता है कई बार कि जैसे ही राज्यपाल अगर किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है, तो वो मुख्यमंत्री बनते अपने मंत्रिमंडल गठन कर सकता है। तो वो मंत्री पद के लालच देके और लोगों को अपने साथ जोड़कर बहुमत साबित कर देता है। तो ये जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, तो ये राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है किसको नियुक्त करें। एक बार ऐसा हुआ था, चौधरी चरण सिंह थे, प्रधानमंत्री बना दिया था उनको केंद्र में राष्ट्रपति ने, और वो प्रधानमंत्री रहे दो, और अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे दिया। तो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के सुधारक, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनको एक बार इसी प्रकार के प्रोविजन का उपयोग करके राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रपति के पास भी ये नियुक्त करने की स्वविवेक की शक्ति होती है कि वो किस पार्टी को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। राज्य में आप किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री नियुक्त करने की उसके पास शक्ति होती है, किसी को भी कर सकता है। विधानसभा का विघटन करने पर, अगर उसको लगता है कि विधानसभा का विघटन किया जाना चाहिए, विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं है और विधानसभा में बहुमत नहीं है और सबको मौका दे दिया, साबित भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो विधानसभा के विघटन कर सकता है। ये पावर एब्सोलूट होती है विधानसभा के विघटन करने की। जब पहली बार राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे 1977 में, तो 3 साल के बाद ही जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने राजस्थान की सरकार को विधानसभा का विघटन करवा के बर्खास्त करवा दिया था। ये उसके अलावा आर्टिकल 371 का अ से लेकर जे तक कुछ विशेष शक्तियां हैं राज्यों को। वहाँ राज्यों अलग अलग राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, मेघालय है, उनके संबंध में कुछ शक्तियां वहाँ राज्यपालों को दे रखी है। वो हमें खास ध्यान नहीं रखना, सिर्फ बताने की बातें हैं ये चीज़ें। आप ये याद रखना कि 356 का प्रतिवेदन स्वविवेक की शक्ति है, विधानसभा का विघटन करने की सिफारिश करता है, मतलब विघटन करता है, सिफारिश क्या खुद ही पावर होती है उसके पास। आर्टिकल 174 में विधानसभा का विघटन करने की, सत्र बुलाने की, तो वहाँ भी कर सकता है। और किसी भी दल को बहुमत नहीं आता है तो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आर्टिकल 155 बताता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 156 बात करता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, कितने समय तक राष्ट्रपति अपना पद को धारण करेगा। राज्यपाल की पदावधि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत पर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर के सिद्धांत पर पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है, जब तक पद पर रहता है, राष्ट्रपति उसको बीच में पद से हटा सकता है। अगर नहीं हटाता है तो वो अपने पूरे 5 साल तक पद धारण करेगा। जब से वो नियुक्त होता है, पद ग्रहण करता है, उस दिन से 5 साल अपना पद धारण करेगा। इस बीच में उसको लगता है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, मैं राष्ट्रपति
कोई भी समस्या की वजह से अगर वो त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, उसको संबोधित करते हुए अपना रिटर्न लिख के साइन करके देगा। कुछ जजमेंट है इससे संबंधित। वीपी सिंघल ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने की मनमानी शक्ति नहीं है। माना कि प्रसाद पर्यंत नियुक्त करता है, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है राज्यपाल को, पर ऐसे नहीं है कि राज्यपाल अगर उनकी कही हुई बातों को नहीं मानता है, उनके अनुसार कार्य नहीं करता है या राजनीतिक गतिरोध होता है तो मनमाने तरीके से राष्ट्रपति राज्यपाल को नहीं हटा सकता। बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ में ये जजमेंट है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पद छीनने का राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, पर आप मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते। कोई रीजनेबल है जब राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है या जो केंद्र के अधीन शक्तियां उसको दी जाती है केंद्र के अनुदेशों का पालन करने की, उनसे मना कर देता है तो ही हटाओगे, ऐसे मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते। फिर क्या करते हैं, इसका बाईपास है ट्रांसफ़र करना। ये राज्यपालों को चेंज कर देते हैं कि राजस्थान का राज्यपाल बात नहीं मान रहा, राजस्थान वाले को पंजाब भेज दिया, पंजाब वाले को यहाँ बुला लिया, यहाँ वाले को यूपी भेज दिया, ऐसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा केस हरगोविंद वर्सेज रघुकुल का मामला है। रघुकुल तिलक ये 1979 का केस है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र और संवैधानिक पद होता है, संविधान में इसका जिक्र है, स्वतंत्र पद है और वह केंद्र सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता। तो ठीक है कि माना उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के आधार सलाह पर करता है, पर ऐसा नहीं है कि वो उसके नियंत्रण के अधीन होगा, वो स्वतंत्र रूप से फैसला कर सकता है। राज्य के संबंध में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, अपने सभी फैसले स्वतंत्र करने के लिए उसके पास शक्ति होती है। दोनों केस रेफर करने लायक केस है, लिख सकते हो आप। 157 बात करता है कि राज्यपाल पद के लिए अहर्ता क्या होगी। पहली अहर्ता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो और दूसरी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति में भी हमने यही पढ़ा था, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए, सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ दो ही चीज़ें हैं, भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र। और शब्द यूज किया है, देख लेना, और शब्द है तो दोनों ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पद के लिए शर्तें बहुत लंबी चौड़ी शर्तें बता रखी है कि ये सैलरी लेगा, पद में भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। दो इम्पोर्टेंट है, जब किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा अगर उसको राज्यपाल बनना है तो, पर अगर किसी सदन का सदस्य चाहे संसद का हो, राज्यसभा लोकसभा का या राज्य विधानमंडल का हो, अगर वो राज्यपाल बनेगा किसी सदन का सदस्य होते हुए, तो राज्यपाल बनते ही उस सदन में जहाँ भी वो पद धारण करता था उसका पद उस सदन से रिक्त हो जाता है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, अगर सदन का सदस्य है तो राज्यपाल बनते ही उसका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद क्या होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के अधीन मंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं होते। इनके अलावा जो भी आप किसी भी ऐसी पद पर हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे किसी कंपनी के डायरेक्टर हो जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, उन सबको लाभ का पद माना गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्य के मंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं माने गए, राज्यपाल वगैरह, उसके अलावा सब लाभ के पद माने गए। ठीक है, लाभ का पद का मतलब टोटल है कि ऐसे पद पर जिस पर रहने से आपको कोई पैसे का लाभ प्राप्त हो रहा है या किसी प्रकार की हिस्सेदारी प्राप्त होती है, वो लाभ के पद होते हैं। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी। उसके बाद राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। किसके समक्ष शपथ लेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष शपथ लेता है, या अगर वो अनुपस्थित है तो हाई कोर्ट का जो भी सीनियर वकील होगा, ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसके समक्ष लेगा। ठीक, केंद्र में भी यही होता है, राष्ट्रपति नियुक्त होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राज्यपाल नियुक्त होगा तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बाकी जो नियुक्त होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। एक दूसरे को वाइवा वर्षा वाला सिस्टम है। ठीक है, 160 कुछ आकस्मिकताओं में ऐसा हम आर्टिकल
70 पढ़ के आए थे राष्ट्रपति के लिए कि कुछ ऐसी आकस्मिकता हो तो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, ये 160 बताती है। राष्ट्रपति में 70 था, वहाँ बताता था कुछ आकस्मिकताओं में कौन निर्वहन करेगा। वहाँ लिखा हुआ था संसद उपबंध करेगी, और संसद ने कर दिया था कि अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति करे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, वो भी नहीं है तो सीनियर न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद का कर्तव्य का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 160 बताता है कि यहाँ पर अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, राष्ट्रपति बताएगा कि कौन करेगा। जैसे ही पद खाली होता है, जैसे कोई राजस्थान में 4 राज्यपाल रहे जो पद पर रहते हुए एक्सपायर हो गए, मर गए, मृत्यु हो गई, तो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो जैसे मृत्यु होती है ऊपर से राष्ट्रपति नया आदेश निकालता है कि पड़ोसी किसी भी राज्य को राजस्थान का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे देता है। जैसा आप 153 में पढ़ के आए हो, एक व्यक्ति 2 जगह का राज्यपाल हो सकता है 7वें संविधान संशोधन से, वही प्रोविजन यूज करता है। राष्ट्रपति बताता है कि कौन सा राज्यपाल आपके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, कौन व्यक्ति राज्यपाल के रूप में काम करेगा। तो अतिरिक्त प्रभार दे देते हैं एक राज्य वाले को दूसरी जगह, या कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। 161 क्या बात करता है, जैसा हमने संविधान में आर्टिकल पढ़ा था 72, आर्टिकल 72 क्या बताता था कि आप राष्ट्रपति कैसे समाधान की शक्ति का उपयोग करता है, प्रनिलंबन परिहार वगैरह की शक्ति का उपयोग करता है। ठीक वैसा ही बता रखा है कि 161 में समाधान आदि की या कुछ मामलों में निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। एक एक शब्द को समझना क्या होता है। प्रविलंबन देखते हैं पहले कि प्रविलंबन क्या होता है। मैंने पहले भी इनकी चर्चा कर ली थी, एक और बार बता देता हूँ प्रविलंबन क्या होता है। दंडादेश का निष्पादन होता है, किसी को दंड दिया उसके निष्पादन को अस्थायी रूप से निलंबित करना प्रनिलंबन या प्रविलंबन कहते हैं। प्रनिलंबन भी लिखा हुआ मिल जाता है, प्रविलंबन भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। दंडादेश है, उसके निष्पादन को अस्थायी रूप से निलंबित करना। फिर दूसरा शब्द विराम। विराम क्या होता है, विराम होता है किसी भी चीज को विशेष तथ्यों को देखकर दंड को कम कर दिया जाता है। कोई विशेष फैक्ट देखेंगे कि मान लो कोई महिला थी, उसको सजा हो गई फांसी की, उसके विशेष फैक्ट ये देखे कि वो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट होने के कारण उसके मृत्यु दंड को की जगह उसको आजीवन कारावास बदल देते हैं, ताकि उसके बच्चे के 2 साल 5 साल तक 10 साल तक वो लालन पालन कर सके। वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती तो वो उसके बच्चे के अधिकारों का हनन हो जाता। तो विराम क्या होता है, विशेष तथ्यों को देख के दंड को कम कर दिया जाता है। फिर परिहार। परिहार क्या होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड को कम किया जाता है। दंड की प्रकृति क्या होती है, दंड 2 प्रकृति का, साधारण और कठोर दंड। तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करते, सादा है तो सादा ही रहने देते हैं, बिना प्रकृति में परिवर्तन किए दंड को कम कर दिया जाता है, इसको कहते हैं परिहार। और लघुकरण क्या होता है कि दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है और बड़े से छोटा दंड कर दिया जाता है। प्रकृति बदल दी, आप मृत्युदंड से आजीवन कारावास कर दिया, आजीवन कारावास में कठोर कारावास था, आपने आजीवन कारावास से 5 वर्ष का साधारण कारावास कर दिया, मतलब दंड की प्रकृति को बदलकर दंड को कम कर दिया जाता है। परिहार में दंड की प्रकृति नहीं बदलती और दंड कम करते हैं। लघुकरण में दंड की प्रकृति भी बदलते हैं और साथ में दंड कम करते हैं। विराम विशेष तथ्यों को देख के दंड कम करना। प्रविलंबन दंडादेश के निलंबन में अस्थायी आधार पर निलंबित कर देना। अब पढ़ते हैं ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित विषय। जहाँ जहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का से संबंधित विषय हैं उनमें विधि बनाते हैं। किन विषयों पर बना सकती है राज्य, एक तो राज्य सूची का विषय 7वीं अनुसूची में, एक समवर्ती सूची का। उनमें जो विधि बनाएगी उस विधि के विरुद्ध जो 7वीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधि बनाती है, उन विधि के विरुद्ध अगर कोई सिद्ध दोष ठहराया है किसी व्यक्ति को तो उसके दंड को क्षमा कर सकता है, उसके दंड को प्रविलंबन कर सकता है या परिहार कर सकता है, या दंडादेश को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। परंतु
जो मैंने हाईलाइट करके लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं होती और सेना विधियों से संबंधित मामलों में इस शक्ति का उपयोग राज्यपाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में ये दोनों शक्तियां होती है कि वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है और सेना विधियों से संबंधित अपराधों में भी क्षमा कर सकता है, पर राज्यपाल को ये दोनों शक्तियां नहीं होती। उम्मीद है 161 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 162, आर्टिकल 162 क्या प्रोविजन करता है? आर्टिकल 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ होगा? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों पर होगा जिस पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति होगी। किन विषय पे होती है? वही राज्य विधानमंडल, एक तो राज्य सूची का विषय, एक संवर्ती सूची के 7वीं अनुसूची के, दोनों सूचियों के विषयों पर अपने विधि बनाने का अधिकार होता है राज्य विधानमंडल को। परंतु संसद और राज्य विधानमंडल किसी पर दोनों को ही शक्ति प्राप्त है। जैसे संवर्ती सूची पर राज्य भी विषय बना सकता, राज्य भी विधि बना सकता और केंद्र भी बना सकता। तो अगर किसी सब्जेक्ट पर राज्य और केंद्र दोनों ने विधि बना ली है तो उस विषय में संघ और उसके प्राधिकारियों को जो शक्ति दी गई है, कार्यपालिका शक्ति, उसके अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। कैसे होगा? आप पढ़ोगे आर्टिकल 245 से विधायी संबंध शुरू हो जाते हैं और 255-56 तक चलेंगे। मोस्टली आप आर्टिकल 249 से 255 तक पढ़ोगे। वहां पता रखा है कि कब राज्य की विधि केंद्र की विधि पर अधिभावी होगी संवर्ती सूची के विषय में, और कब केंद्र की राज्य पे होगी। मान लो किसी विषय पर राज्य ने कुछ कानून बनाया था और केंद्र ने कानून बनाकर उसको राज्य के ने जो कानून बनाया था उसके अपोजिट कोई प्रोविजन कर दिया तो केंद्र की प्रभावी होगी। पर राज्य ने फिर उस पर कोई विधि बना दी और उसको राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया और राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया तो राज्य की विधि प्रभावी हो जाएगी। बाद में अगर संघ फिर विधि बना देता है, उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है संघ की, तो आप 249 से 255 के प्रोविजन पढ़ेंगे जब हम अनुच्छेद इसी संविधान में, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि संघ और उसके प्राधिकारियों को जो शक्ति प्रदत्त की गई है उसके अधीन रहते हुए परिसीमित होगी। वहाँ क्या है कि केंद्र की बनाई हुई विधि राज्य पर मोस्टली अधिभावी होती है। 90% केंद्र की विधियां अधिभावी होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ होगा? उन सभी विधियों पर जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, उन सब्जेक्टों पे। पर अगर केंद्र और राज्य किसी विषय पर दोनों ही कानून बना सकते हैं तो वहाँ केंद्र के जो प्राधिकारी होंगे, संघ की जो शक्तियाँ होगी, कार्यपालिका शक्ति उसके अधीन रहते हुए, और जितना वो परिसीमित करती है उतने परिसीमित करते हुए होगी। के एम नानावती का केस इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में क्या, के एम नानावती वर्सेज मुंबई राज्य 1961 का केस है कि राज्यपाल ने 161 अनुच्छेद की 161 की शक्ति का प्रयोग करते हुए दंड को निलंबन करने की शक्ति का प्रयोग किया। क्या हुआ था इस केस में कि कोई व्यक्ति था जो पुलिस कस्टडी में नहीं था, उसने उसको सजा हो गई फरारी में ही, ठीक है। कई मामलों में जैसे 3 अपराधी होते हैं, 2 अपराधी होते हैं, एक अपराधी पकड़ में आ जाता है तो कोर्ट उसका ट्रायल करके सजा सुना देती है। वो फरार था, वो फरार होते हुए उसने राज्यपाल के सामने समाधान की लगा दिया और राज्यपाल ने उसको उसके दंडादेश को निलंबन का आदेश पारित कर दिया। के एम नानावती के केस में इसको हियर किया गया। उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 161 में दंड को निलंबन करने की राज्यपाल की शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो मैनुअल बने, रूल्स बने हुए हैं आर्टिकल 145 में, उसके अधीन है। आर्टिकल 145 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को अपील करनी है ना, तो अभियुक्त को सबसे पहले पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। वो फरार रह के अपील नहीं कर सकता, पुलिस कस्टडी में रहते हुए अपील करने का अधिकार है। ठीक वैसा ही अधिकार अगर आप राज्यपाल के समक्ष अपील लगा रहे हो, अपील क्या, निलंबन के लिए या दंड को क्षमा करने के लिए आर्टिकल 161 के तहत आवेदन लगाते हो, तो आपको उस समय जेल में होना चाहिए। इस आधार पर, इसी को आधार बनाकर राज्यपाल ने जो निलंबन आदेश दिया था उसको अवैध घोषित कर दिया था के एम नानावती के केस में। ये हमने संवैधानिक प्रोविजन पढ़े। संवैधानिक प्रोविजन के अलावा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट मेंस में कई बार आ जाता है कि संविधान में प्रदत्त
राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए, किस प्रकार की शक्तियां मिली है। तो उन शक्तियों पे भी चर्चा कर लेते हैं कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्ति होती है। सबसे पहले आर्टिकल 202 में बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, वो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो, डीजे की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। 233 में डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। 202 में बजट राज्यपाल के नाम से पेश करेंगे। 233 में डीजे की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, पर 234 में जो अधीनस्थ कोर्ट में जो जज लगते हैं, जिनको आरजेएस बोलते हैं हम, उस आरजेएस की नियुक्ति हाई कोर्ट नहीं करके, हाई कोर्ट या तो उसके हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश निकालता है उसकी नियुक्ति के आदेश, या विधि विभाग होता है जो राज्य का, उस विधि विभाग का सचिव निकालता है उसके नियुक्ति के आदेश। राज्यपाल के द्वारा नहीं निकाले जाते। 234 में आरजेएस की नियुक्ति बता रखी है, या तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश से नियुक्त होते हैं, या फिर विधि विभाग के सचिव के द्वारा। नियुक्ति राजस्थान में विधि विभाग का सचिव ही करता है, विधि विभाग के सेक्रेटरी के द्वारा नियुक्ति होती है। बाद में ट्रांसफर करने का अधिकार वगैरह हाई कोर्ट के पास होता है। उसके अलावा आर्टिकल 198 में धन विधेयक जो पेश किया जाता है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक हमने वहां भी पेश किया था, 109 में धन विधेयक पढ़ा था राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से। यहाँ राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से आर्टिकल 198 के तहत धन विधेयक पेश किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य की आकस्मिक निधि होती है, उस आकस्मिक निधि का नियंत्रण राज्यपाल के पास होता है। 3 प्रकार की निधि होती है। पहली संचित निधि होती है जो आर्टिकल 266 में पढ़ोगे। वहीं आर्टिकल 266 में एक लोक लेखा निधि है, पब्लिक अकाउंट्स, ठीक। उसके अलावा आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि होती है। तो संचित निधि का नियंत्रण हमेशा संसद में लोकसभा के पास होता है, राज्य में विधानसभा के पास होता है। पर आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, वहाँ राष्ट्रपति का होता है केंद्र में, और राज्य में राज्यपाल का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तो एक सिंगल मैन भी सही नहीं कर पाएगा पेपर में, इतना अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 168 के तहत विधानमंडल शब्द के अंतर्गत राज्यपाल शामिल होता है। जैसे केंद्र में संसद से क्या अभिप्राय होता है, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है, वैसे ही विधानमंडल का अभिप्राय होता है। विधानमंडल के अंतर्गत 3 चीजें होती है, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, तीसरी राज्यपाल। तो आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। आप 171 में विधानसभा की संरचना के बारे में बात करेगा, विधान परिषद की संरचना के बारे में बात करेगा। विधान परिषद विधानसभा के 1/3 सदस्यों से मिलकर बनती है, जितने विधानसभा के सदस्य उसके 1/3। वहां पर उस 1/3 में से तो उस विधानसभा में से विधान परिषद के जो 1/3 सदस्यों से मिलकर बनती है, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य, तो उसका 1/3 66 या 67 सदस्यों से विधान परिषद बनेगी। तो उस विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की को मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। वो 4 क्षेत्रों से होते हैं, राज्य के संबंध में 5 क्षेत्रों से हो सकते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और यहाँ पर राज्य के संबंध में एक सहकारी वगैरह, कुछ सहकारी समिति वगैरह शब्द यूज किया हुआ है, उससे संबंधित हो सकता है। आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति को 123 के अंतर्गत होती है, और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत। 174 में विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, सत्रावसान करने की और विधानसभा को विघटन करने की शक्ति होती है। उसके अलावा कुछ फैक्ट और देख लेते हैं हम। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट क्या क्या हैं,
सबसे पहले सरोजिनी नायडू एक महिला थी जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। उसने एक कोटेशन कही थी, कई बार ये कोटेशन पूछी जाती है कि राज्यपाल सोने की चिड़िया, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। जो यहाँ सोने की चिड़िया लिखा हुआ है, इस सोने की चिड़िया को हटा देना। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कोटेशन किसने कही? सरोजिनी नायडू ने। फिर राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? राजस्थान का प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह थे, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा, 6 साल तक ये राज्यपाल रहे। और राज्यपाल 5 साल तक रहते हैं, ये 6 साल तक रहे, तो सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह 24 दिन के लिए राज्यपाल बने। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये प्रथम महिला राज्यपाल रही राजस्थान की। बाद में यही यहाँ से त्याग पत्र देने के बाद केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त हुई, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी इनको ही प्राप्त है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब तक 3 महिलाएं राजस्थान में राज्यपाल का पद संभाल चुकी हैं। तीनों महिलाओं के आप नाम याद रखना। कौन कौन 3 महिलाएं थी? एक तो प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव, तीसरा मार्गरेट अल्वा नाम था। प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। पद पर रहते हुए 4 राज्यपाल स्वर्ग सिधार गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके चारों राज्यपाल का नाम पूछा जाता है, निम्न में से कौन पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी या हुई थी? आप चारों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले थे दरबारा सिंह जी, जो 24 दिन ऊपर रहे थे, राज्यपाल बनते ही 24वें दिन ये मृत्यु हो गई इनकी। दूसरे निर्मल चंद्र जैन, तीसरे शैलेंद्र सिंह और फोर्थ प्रभा राव। इन चारों की राज्यपाल के पद पर रहते हुए राजस्थान में मृत्यु हो गई। आप ट्रिक देख लो कि दानिश प्रभा, दानिश का पहला जो द आता है उससे दरबारा सिंह, नी से निर्मल चंद्र जैन, शे से शैलेंद्र सिंह और प्रभा से प्रभा राव। चारों को इस प्रकार से याद रख सकते हो, मैं ऐसे याद रखता हूँ। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, जब राज्यपाल नहीं था तो उनकी जगह दूसरे को प्रभार दे के नियुक्त किया, वो राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण। वर्तमान में राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। ऐसे राज्यपाल जो राज्यपाल के साथ साथ आरपीएससी के सदस्य भी नियुक्त किए गए थे, राज्यपाल रहे, बाद में आरपीएससी के सदस्य भी नियुक्त हुए थे, क्योंकि आरपीएससी हमारा पेपर कराती है तो वो ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेती है। तो वो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। ठीक है। उसके अलावा भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, भारत में 4 बार, सॉरी, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, तब राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार चीन युद्ध के समय, दूसरी बार लगा था पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 उस समय, और चौथी बार 1992 में अयोध्या वाला केस हुआ बाबरी मस्जिद गिराने को, तब। 4 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था उस समय थे वेदपाल त्यागी। ठीक है, नाम याद रख लेना इनका। 1975 का बहुत पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा तब सीएम कौन था? सीएम भी आप याद रख लेना, राष्ट्रीय आपातकाल लगा जब सीएम उस दौरान हरिदेव जोशी राजस्थान के सीएम थे। राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। ठीक है। रघुकुल तिलक एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे हैं, सॉरी 1975 में तो वेदपाल त्यागी थे राज्यपाल और सीएम थे हरिदेव जोशी। रघुकुल तिलक एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनके समय राज्यपाल शासन लगा भी सही और उन्हीं के समय हट गया, क्योंकि भारत में जो
राजस्थान में जो राज्यपाल शासन लगा, सॉरी राष्ट्रपति शासन लगा, वो लंबे अवधि तक चले, तो उस दौरान हर बार राज्यपाल जाता था। पहली बार लगा तो डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे, और जब वो हटाया गया तो सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल बन गए। दूसरी बार लगा तो वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे, और हटने लगा तो रघुकुल तिलक बन गए। पर जब एक बार राष्ट्रपति शासन लगा, तब रघुकुल तिलक के समय लगा, और हटने के समय भी रघुकुल तिलक ही राज्यपाल थे। याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो राज्यपाल से संबंधित हमें पढ़ने हैं। देखो, आरपीएससी जब पेपर बनाता है तो अपने कोर एरिया में आ जाता है, क्योंकि राज्यपाल वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है। पॉलिटी, हर राजस्थान के पेपर्स होते हैं आरपीएससी के, सब में पॉलिटी शामिल होती है, और पॉलिटी के अंदर राज्यपाल टॉपिक होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में उसको पॉलिटी में पूछने पड़ते हैं, चाहे आरएस हो, एसआई हो, वीडियो, जो जितने भी पोस्टों पे पेपर्स होते हैं सब जगह ये पूछे जाते हैं। तो उस एरिया में वो एक्सपर्ट होता है, इसलिए राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन पदों के बारे में डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये फैक्चुअल नॉलेज आपको इसलिए दी है कि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर गलत नहीं करके आओ। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई है कि किसने क्या कहा था, कौन राज्यपाल रहा, किसका कार्यकाल कम था, किसका ज़्यादा था। हमारे जेएलओ हो, चाहे एपीओ हो, चाहे आरजेएस हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा राज्यपाल में से। पूरा राज्यपाल ऊपर से नीचे तक डिट्टो पढ़ा दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। धन्यवाद।